अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जो ऐसे का खंड है, उसका जो तीसरा खंड है, उसमें आपको बिहार ओरिएंटेड टॉपिक की जानकारी होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ हमने बताया आपको कि बिहार का जो कल्चर है और बिहार की जो कला है, बिहार का जो सामान्य ज्ञान है, इसकी भी बेहतरीन समझ आपको होना चाहिए। अब देखिए, हमारे चेयरमैन ने जो कुछ और बातों को आपके सामने रखा, उसमें एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण रहा है कि जो बिहार में लोकल स्तर पर अलग-अलग भाषा में जो कहावत बताया गया है, कहा गया है, प्रचलित कहावतें हैं, चाहे वो मैथिली में हो, भोजपुरी में हो, मगही में हो या मैथिली की जो अन्य शाखा है या अन्य बोली है, अंगिका हो या वज्जिका हो, उसमें हो सकता है कोई कहावत जो है आपके सामने बताया गया हो। आपको क्या करना है, उन बातों का भी बहुत ही बारीकता से ध्यान रखना है और उसका लिस्ट भी मैं आपके सामने देने वाला हूं। अगली बात है कि बिहार के संदर्भ में यह भी बात में चर्चा में कहा गया है कि बिहार के विद्यार्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा और साथ ही साथ एक बात और भी इसमें जोड़ा गया है कि बिहार के विद्यार्थियों के साथ साथ उन विद्यार्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको बिहार की बहुत ही बारीक समझ हो। ऐसी बात नहीं कहा गया है कि बिहार के विद्यार्थियों को ही खूब प्रमोट कर दिया जाएगा। बाहरी विद्यार्थी भी, चूंकि उनको काम करना है बिहार की भूमि पर, तो बिहार के मिट्टी की समझ तो होना चाहिए, इस बात की भी चर्चा किया गया है। और आप देखिए कि सर ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन बातों को चर्चा भी किया है। जैसे कि बिहार में एक कहावत बहुत ही चर्चा में रहता है और सर ने उन बातों को एग्जाम्पल के रूप में रखा है कि भोज घरी कोहरा। अब ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक प्रकार से एक व्यंग है, समाज का एक वर्ग या समाज में प्रचलित ये व्यंग है जो लोकोक्ति के रूप में बिहार की भूमि पर आसानी से आप देख पाएंगे कि लगभग बिहार के सभी क्षेत्रों में प्रचलित कहावत है, बोला जाता है। अब देखिए, जो लोकोक्ति होता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता है। आप समझिए कि ये बातें कहीं ना कहीं अर्ध सत्य है, लेकिन प्रचलित है, तो आपको इन बातों को दोनों खंड को दिखाना होगा कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम चर्चा करेंगे जब टॉपिक की चर्चा करेंगे। अभी मूल बात क्या है कि बिहार में अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित जो लोकोक्ति है, कहावत है, उसका हिंदी और इंग्लिश में आपको अर्थ पता होना चाहिए। जब ये बातें आपको पता होगा, आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाएंगे। आइए उसके बाद हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। और सर ने यह भी जोर दिया है कि इस तरह के टॉपिक का ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। हमने आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया कि इस तरह के टॉपिक का ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि ट्रांसलिटरेशन किया जाएगा। केवल और केवल इन्हीं बातों को जो लिखा हुआ है, इसको जैसे भोज है, BHOJ, इस फॉर्मेट में ट्रांसलिटरेशन किया जाएगा। अब ये चुनौती खास करके हमारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी के लिए है कि उन्हें भी बिहार के धरा में जो प्रचलित लोकोक्ति है, कहावत है, उनको जानना होगा और उनका हिंदी और अंग्रेजी में क्या अर्थ है वह समझना होगा। तभी आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को कह पाएंगे, समझ पाएंगे। और यह भी जानना होगा कि इस तरह के निबंध, इस तरह के टॉपिक को आखिर प्रेजेंट कैसे करना है। अब जो बिहार के चेयरमैन की तरफ से जो बातें कहा गया था वो हमने रख लिया। अब आते हैं उस कड़ी पर जिसकी शुरुआत हमने शुरुआती क्लास में किया था। पहले क्लास में हमने बताया था आपको पहले टॉपिक में कि ये जो पेपर है ये किन किन बातों का परीक्षा है। आ जाते हैं पहले स्लाइड पर और उस स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं किन किन बातों को हमने कवर कर लिया। हम जब इस यात्रा की शुरुआत किए थे, हमने सबसे पहले आपको बताया कि 68वीं बीपीएससी से ही निबंध का पेपर क्यों जोड़ा गया। हमने इस खंड को आपके सामने पूरा कर लिया। तो पहला जो खंड है ये खंड पूरा हो गया, दोबारा टिक आउट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा जो खंड है सिलेबस, हमने देख लिया सिलेबस में किन बातों की चर्चा किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है। तीसरी जो बातें हैं नोटिफिकेशन, उसको भी हमने देख लिया, यहां पर भी सारी बातें लगभग स्पष्ट हो गया। चौथा जो खंड है उसका संबंध कहीं ना कहीं मेन एग्जाम में प्रेजेंट किए गए नोटिफिकेशन से है, इसकी भी चर्चा हमने कर लिया।
इसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो पूरा का पूरा इंटरव्यू अलग अलग चैनल पर लिया गया था, उसको भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दिया हूं। अब छठा जो अगला एरिया है जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं, वह है 68वीं बीपीएससी में किस तरह के टॉपिक आए हैं और उस टॉपिक से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक का अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे, आखिर बीपीएससी ने एक मॉडल के रूप में या कहिए एक एग्जाम के रूप में किस तरह के टॉपिक को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो आइए उन टॉपिक्स का एक लिस्ट बनाते हैं, उसका निकालते हैं, उसके आधार पर हम कुछ बातों को नोट करते हैं। तो आप देख पाएंगे पहली बात जो बात है कि जो पेपर हुआ है 68वीं का, उसमें किस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं। जैसा बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में कहा था, जैसा हमारे चेयरमैन ने अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मीडिया चैनल के माध्यम से आपके सामने रखा था, वही स्वरूप आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। आप देखिए यहां पर कुछ बातों को गौर कीजिएगा। ये निबंध का पेपर है और इसकी जो शुरुआत है उसमें कुछ बातों को गौर कीजिएगा। जो पहला पक्ष है यह कि पेपर जो है वह 300 मार्क्स का है और 3 घंटे का टाइम दिया गया है और इसमें 3 खंड हैं। आपको जो निबंध लिखने हैं वह लगभग 700 से 800 वर्ड में लिखने हैं, चाहे खंड 1 का हो, सेक्शन 1 का हो, सेक्शन 2 का हो या सेक्शन 3 का हो। सेक्शन 2 में भी आप देखेंगे कि सेम बातों की चर्चा किया गया है। निबंध का जो कहिए कि विस्तार होना चाहिए लगभग 700 से 800 वर्ड में होना चाहिए, लगभग बात किया गया है। आप थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं 50 या 100 वर्ड के आसपास। और खंड 3 भी है, वहां पर भी यही बातें चर्चा किया गया है कि आपको नीचे दिए गए विषय में से किसी एक विषय पर 700 से 800 वर्ड में निबंध लिखना है और निबंध का जो मार्क्स है वह भी लगभग तीनों बराबर है, लगभग नहीं, यहाँ इक्वलेट बराबर है। आइए चर्चा करते हैं कि सेक्शन 1 में जो निबंध है उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किन बातों को हम गौर कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 और सेक्शन जो पहला है, यहां पर जो निबंध पूछे गए हैं उसमें पहले निबंध को देखते हैं क्या कहा गया है। और टॉपिक नंबर 1 जो है, यहां पर मुख्य चर्चा जो किया गया है वो किया गया है कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। अर्थात जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कि यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक कहीं ना कहीं एक कथन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है और यह टॉपिक अमूर्त टॉपिक है। इसके शब्दार्थ के आधार पे आपको निबंध नहीं लिखना है, इसके भावार्थ के आधार पे निबंध लिखना है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यह टॉपिक अपने आप में अमूर्त टॉपिक है। अपने पेज में, अपने कॉपी में इन बातों को नोट कीजिए कि अमूर्त तरह का टॉपिक जो है पूछा गया है खंड 1 में। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही साथ यह नैतिकता और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। इन इंग्लिश, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। अब यह भी जो टॉपिक है, इस टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट है वह कॉन्टेक्स्ट है साहित्य से। यह अपने आप में एक थीम है। अभी कुछ देर पहले आपको चर्चा हमने किया था कि जो हम आपका निबंध का क्लास लेंगे, लगभग 75 क्लास में लेंगे, उसमें हमने बताया था कि एक जो खंड होगा वह क्या होगा कि थीम बेस्ड प्रिपरेशन होगा। व्यवहारिक रूप में हम आपको बताएंगे कि थीम बेस्ड प्रिपरेशन कैसे करना है। तो वहां पर हम आपको एक थीम साहित्य और संस्कृति भी बताएंगे, साहित्य का भी एक खंड होगा। ये अपने आप में एक थीम है, इस बात को नोट कर लीजिए। पहले टॉपिक में आप 2 बातों को नोट कर सकते हैं कि अमूर्त तरह का निबंध पूछा गया है और दार्शनिक प्रकृति का भी निबंध आप नोट कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाला है और इसमें भी कुछ न कुछ बातें उस तरह का दिख भी रहा है। और अगला जो टॉपिक है बिल्कुल वो दार्शनिक प्रकृति का की जो बातें हैं आपको दिख जाएगा। टॉपिक नंबर जो तीसरा है उसमें कहा गया है अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें। अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि
कर्म जो है निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। अभी जब मैं आपको बीपीएससी के चेयरमैन सर की बातें सुना रहा था, तो सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। आप देख रहे हैं कि जैसा सर ने चर्चा किया था, साक्षात एक निबंध उसी गीता के पक्षों से, उसी गीता के कथन से जुड़ा हुआ कर्तव्य पे एक निबंध आया हुआ है, कर्म पे एक निबंध आया हुआ है। और कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये टॉपिक जो है ऑलरेडी आपके सिलेबस का सॉरी आपके जो है चेयरमैन सर ने आपके सामने रखा ही था। इसीलिए मैं आपको सारे टॉपिक नोट करने बोला। ये कहीं ना कहीं दार्शनिक निहितार्थ को लिया हुआ निबंध है। इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि दार्शनिक प्रकृति के भी निबंध पूछे गए हैं। आपको इस स्वरूप में नोट करना है कि जो निबंध है उसका जो निहितार्थ है, उसमें जो कहिए कि टॉपिक का थीम है, जिस थीम के आधार पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है अमूर्त टॉपिक हो सकता है, दार्शनिक टॉपिक हो सकता है, या दर्शन से जुड़े हुए पक्षों को आपसे पूछा जा रहा है, और तीसरा साहित्य से जुड़ा हुआ पक्ष हो सकता है। इसके अलावा है अगला टॉपिक, उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। इन इंग्लिश, गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंस और रिवील ट्रूथ्स। आप देख पा रहे हैं कि यह भी निबंध जो है कहीं ना कहीं मुख्य रूप से कला नामक टॉपिक से जुड़ा हुआ है, आर्ट। तो साहित्य और कला कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन के रूप में मैं आपको चर्चा करूंगा। साहित्य और कला से जुड़ा हुआ एक थीम होगा, और इस थीम का प्रिपरेशन पूरा कराएंगे लगभग 4 से 5 क्लास में, ताकि साहित्य या कला से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक आए, आप उस टॉपिक को उस थीम के आधार पे लिख पाए, ताकि वो कंप्लीट प्रिपरेशन होगा। इसके बाद दूसरे खंड पे चलते हैं। दूसरे खंड का संदर्भ जो है वह कुछ इसी तरह के टॉपिक से होगा, इसी तरह की बातों से होगा। आप देख पाएंगे कि खंड 2 में जो निबंध है, यहां पर भी कुछ उसी तरह का टॉपिक पूछा गया है। आप गौर कीजिए कि जो टॉपिक यहां पर दिए गए हैं उसका भी नेचर कहीं ना कहीं उसी प्रकृति का है। जैसे टॉपिक नंबर 5 है, हम इतिहास निर्माता नहीं हैं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। अगेन, जैसा हमने आपको लिखाया था अभी कुछ देर पहले कि सेक्शन 2 की जो भी प्रकृति होगा, सेक्शन 1 की तरह ही अमूर्त भी है और दर्शन से जुड़ा हुआ दार्शनिक पक्षों को अपने अंदर समाहित करता हुआ टॉपिक है। अब अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर बीपीएससी ने थोड़ा सा आपको हेल्प किया कि यदि आप अमूर्त निबंध लिखने में सक्षम नहीं है तो उस निबंध को भी आप लिख पाए जो कहीं ना कहीं एक हद तक आपका ज्ञान सपोर्ट करता है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट ने हमारे विश्व को, हमारे संसार को कैसे विश्व गांव में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस टॉपिक का जो आप पूरा का पूरा निबंध लिखेंगे, वहां पर आपके ज्ञान की झलक तो दिखनी ही दिखनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व को भी प्रेजेंट करना है कि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, आपकी सोच वैज्ञानिक सोच है, अर्थात साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप में नवाचारी इनोवेटिव प्रवृत्ति है, आप आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। केवल और केवल इंटरनेट के बारे में कैसे विश्व गांव में बदल दिया, वो तो एक भाग है ही है, उसमें अपने व्यक्तित्व के भी उस पक्षों को रखना है जो बीपीएससी जानना चाह रहा है, जो परखना चाह रहा है। जैसे कल्पनाशीलता की बात में किया, चिंतनशीलता की बात किया, वो सब कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर एक बात एक खंड के रूप में मैं जोड़ रहा हूं, जैसे पहले सेक्शन में जोड़ा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विज्ञान है और जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक अपने आप में थीम है। हम जब आपको पूरा विस्तार से थीम बेस्ड प्रिपरेशन कराएंगे तो वहां पर एक टॉपिक के रूप में, एक थीम के रूप में विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के थीम को भी लेके आगे चलेंगे। लगभग 5 से 6 क्लास ऐसा होगा जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के थीम से कोई भी टॉपिक आएगा आप उसको लिख पाएंगे। अगला टॉपिक है कि विचार ही जीवन है या विचार जीवन का आधार है। थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। प्योर जिसको कहते हैं दर्शन से जुड़ा हुआ दार्शनिक और अमूर्त टॉपिक, ये आपको देखने को मिला कि थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ।
और हम यहाँ पर लिख चुके हैं अमूर्त अमूर्त टॉपिक का जो है दार्शनिक प्रकृति के टॉपिक का वेटेज आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा है। अब अंतिम टॉपिक को देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतिम टॉपिक है कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। आप याद कीजिए जब हमने आपके क्लास को शुरू किया था, जब मैं थीम बेस्ड प्रिपरेशन की बात कर रहा था, वहां पर आपको बताया था कि लगभग 10 से 15 थीम पर मैं आपको काम कराऊंगा और हर थीम में कम से कम 4 से 5 क्लास लूंगा। एक थीम आपको शिक्षा से जुड़ी हुई बातें आपसे पूछ किया गया। कहीं ना कहीं निहित है, ऑनलाइन शिक्षा पे जोर देना है आपको, वो बातें अंतर्निहित है। अब दूसरे खंड में आपने देखा कि इस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। हमें इससे कहीं ना कहीं थीम को निकालना है, जिस थीम का प्रिपरेशन करना है हमें। दूसरे खंड पर चर्चा करने के बाद कुछ निबंध खंड 3 में भी है, खंड 3 में भी है। उस खंड पे आते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं। खंड 3 भी खंड 1 और खंड 2 के समान ही है, लेकिन आपको उन बातों को याद करना होगा जो नोटिफिकेशन में भी इंगित किया गया था, प्रॉपरली इंगित था, साथ ही साथ हमारे चेयरमैन सर ने भी बताया था। उन बातों को याद करते हैं दोबारा कि ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा बल्कि ट्रांसलिटरेशन किया जाएगा। धर्म को DHARMA के रूप में लिखा गया है, रिलीजन के रूप में या अन्य शब्द के रूप में ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। दिस इज ट्रांसलिटरेशन, नॉट ट्रांसलेशन। और आपको जो यहाँ पर निबंध दिखेगा, इसकी प्रकृति किस तरह का है? जैसा चेयरमैन सर ने कहा था कि उससे बिहार की खुशबू आएगा। आपको बिहार की धरती से जुड़ा होना होगा, क्योंकि आपको बिहार की धरातल पर काम करना है, बिहार के समाज से इंटरेक्शन करना है। तो बिहार की संस्कृति, सभ्यता, जो बिहार में प्रचलित मुहावरे कहावत हैं, वो मुहावरे कहावत कहीं ना कहीं प्रथा परंपरा का ही प्रतिफल होता है, जो एक बड़े हद तक सत्य होता है। पूर्ण सत्य नहीं कह सकते हैं, एक बड़े हद तक सत्य होता है। तो वो जो परंपराएं डेवलप हुआ, लोकोक्ति डेवलप हुआ, उसके पीछे समाज का कौन सा प्रथा परंपरा रीति रिवाज जिम्मेदार है, उन बातों को जानना होगा। पहला टॉपिक है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छय। इस दो टर्म को मैं नोट कर रहा हूँ, नांगर छय और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छय। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें मैं टॉपिक पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल ये दिखा रहा हूँ कि ये किस भाषा में है और ये इसका स्वरूप किस तरह का है। ये अपने आप में लोकोक्ति के रूप में है। यद्यपि ये जो कथन है तो आइंस्टीन महोदय का कथन, लेकिन मैथिली भाषा में किसी महान व्यक्तित्व के कथन को भी आपके सामने रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो लोकोक्ति, वो कहावत बिहार से ही जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये बात भी तय है कि बिहार की भाषा में दिया रहेगा और बिहार में किसी अन्य स्वरूप में प्रचलित है। सेम स्वरूप में नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य स्वरूप में प्रचलित हो सकता है। इस बात को भी आप ध्यान देना है। तो ये हो गया लोकोक्ति के रूप में। इसके बाद जो हम देख पाते हैं अगला टॉपिक, पानी में मछरिया नौनो कुटिया बखरा। यदि आप बिहार से जुड़े हैं, यदि आपका संबंध बिहार के मिथिला क्षेत्र से है, तो इस तरह की कहावत आपने बहुत बार बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि जो नॉर्थ बिहार का एरिया है उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बाढ़ आते हैं। और जो गड्ढा वाला एरिया है, जिसको हम आप लोग जो है चौर, मान, मौन, दियारा या तालाब, पोखर जो भी कहते हैं, जब वहाँ पे पानी भर जाता है तो वहाँ पे जो मछली पकड़ने का कार्य होता है, उस समय जो है कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, कुछ बखरा होता है उत्पन्न, और बंटवारे में खास करके। तो ये जो कहावत है उन क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक रूप में प्रचलित है। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि बिहार, अगर आपको इसका मूल अर्थ पता होगा कि आखिर इस तरह के कहावतों का ओरिजिन किस स्वरूप में हुआ, तो आप इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अगर आपको इस तरह के टॉपिक के साथ जस्टिस करना होगा तो बिहार के संस्कृति, सभ्यता और जनरल स्टडीज की जानकारी बहुत ही गहराई में करना होगा। अगला टॉपिक है